नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश के जीवन और उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और उनके क्या क्या संघर्ष थे। इन सभी विषयों की चर्चा इस भाग में हम लोग करेंगे। तो चलते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो उसका जो शासन काल है वो 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक का समय है। और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह को ये हटा करके इल्तुतमिश शासक बनते हैं। तो चलते हैं इनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। तो इल्तुतमिश का जो आरंभिक जीवन है, इल्तुतमिश या अल्तमश दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों में प्रमुख स्थान रखता है। वह इलबाड़ी तुर्क था। उसका जो पिता था इलम खां, इलबाड़ी जनजाति का एक सरदार था। इल्तुतमिश बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। उसका पिता अपने सभी पुत्रों में सबसे अधिक उसे ही चाहता था, इसलिए उसके अन्य भाई उससे ईर्ष्या करते थे। और एक दिन उसके भाइयों ने उसे बुखारा ले जा करके दास के रूप में बेच दिया। बुखारा से वह गजनी और फिर बगदाद ले जाया गया। बगदाद में वह सूफियों के संपर्क में आया। सूफी संतों के विचारों से वह काफ़ी अत्यधिक प्रभावित था। गजनी में जब का दासों के बाजार में सुल्तान मुइजुद्दीन शाह मोहम्मद बिन गोरी की नज़र उस पर पड़ी। वह इल्तुतमिश से प्रभावित हुआ। व्यापारी से मूल्य पर मतभेद होने से सुल्तान ने इल्तुतमिश को गजनी के बाजार में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा प्रकट की, तो सुल्तान ने दासों के व्यापारी को आज्ञा दी कि वह इल्तुतमिश को दिल्ली ले जाए। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ने उसे अपने दास के रूप में खरीदा। दिल्ली में इल्तुतमिश शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। उसे सरजमदार यानी कि शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ने उसे अन्य प्रशासनिक पद भी सौंपे। उसे अमीर शिकार का पद दिया गया। 1200 ईस्वी में वह ग्वालियर का नगर का अमीर बना। उसने क्रमशः ग्वालियर, बरन और बदायूं के इक़्तिदार के रूप में भी कार्य किया। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने जिस समय खोंखरों के विरुद्ध अभियान किया, इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ सुल्तान की सेवा में पहुंचा। उसकी असाधारण वीरता से मोहम्मद गोरी प्रभावित हुआ और उसे दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। फलतः 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया। इसके बाद उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी, आप देखिएगा, उसके साथ कर दिया। इल्तुतमिश का राज्यारोहण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बिठाया। चूँकि आराम शाह ऐबक का वैध उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसे सभी तुर्क अमीरों की निष्ठा प्राप्त नहीं हुई। साथ ही वह सुस्त और आराम तलब भी था। उसमें प्रशासकीय गुणों का अभाव था, इसलिए पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। और इस स्थिति में तुर्क अमीरों में स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ लिया। कुवाचा ने सिंध और मुल्तान की ओर प्रस्थान किया तथा भक्खड़ और सिउरान पर अधिकार कर लिया। बंगाल में खिलजी मालिकों ने भी विद्रोह कर दिया। कुतुबुद्दीन द्वारा स्थापित नव तुर्कों का राज्य जाब्ता टूटन के कगार पर खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में सेनापति अमीर अली इस्माइल ने कुछ तुर्क अमीरों और अधिकारियों की राय से इल्तुतमिश को, जिसके प्रशासनिक गुणों से वे काफ़ी प्रभावित थे, बदायूं से शीघ्र दिल्ली पहुंचने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश ने इस मौके का लाभ उठाया और वह दिल्ली की ओर चल पड़ा। आराम शाह ने इल्तुतमिश का मार्ग रोकने का प्रयास किया, परंतु युद्ध में पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश निर्विरोध दिल्ली पहुंच गया। उसने गद्दी पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार दिल्ली में ऐबक के वंश के स्थान पर इलबारी वंश का शासन स्थापित हुआ। इल्तुतमिश की समस्याएं। यद्यपि इल्तुतमिश बिना किसी विशेष कठिनाई के सुल्तान तो बन गया था, लेकिन उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी। उसकी स्थिति अत्यंत ही नाजुक थी। इल्तुतमिश की 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे: गजनी का यलदौज, सिंध का कुवाचा और बंगाल लखनौती का अली मर्दान। राजपूत शासक पुनः दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। कालिंजर और ग्वालियर पहले से ही तुर्कों के हाथों से निकल चुके थे। नव स्थापित राज्य को मंगोल आक्रमण का भी खतरा था। इल्तुतमिश की आंतरिक स्थिति भी असंतोषजनक थी। तुर्की अमीरों का एक वर्ग यानी मुअज्जी और कुतुबी भी इल्तुतमिश का विरोधी था। राज्य की आंतरिक स्थिति भी चिंताजनक थी।
प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। संक्षेप में नव स्थापित तुर्क सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ा था। इसकी सुरक्षा एक दृढ़ निश्चयी एवं साहसी व्यक्ति ही कर सकता था। इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया और इसी कारण अनेक विद्वान भारत में जाकर तुर्की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही मानते हैं। इल्तुतमिश के राजनीतिक कार्य। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 तक गद्दी पर बना रहा। इस अवधि में उसने सर्वप्रथम विरोधियों की शक्ति समाप्त कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की, जो 1210 से 1220 तक चला। दूसरा जो कार्यकाल है उनका, उन्होंने मंगोल आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा प्रदान की, जो 1221 से 1227 तक चला। और तीसरा जो है 1228 से 36 तक है, उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा प्रशासनिक संगठन पर भी ध्यान दिया। तो प्रथम चरण की चर्चा करते हैं। इल्तुतमिश द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों का दमन, यल्दौज का पतन। सुल्तान बनने के साथ ही इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपने प्रतिद्वंदी से निपटने की योजना बनाई। इल्तुतमिश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यल्दौज की थी। मध्य एशिया में ख्वारिज़्म शाह के बढ़ते प्रभाव से यल्दौज को गजनी पर अधिकार बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसकी आंखें दिल्ली पर लगी हुई थी। इसी बीच ख्वारिज़्म शाह ने गजनी पर अधिकार कर यल्दौज को भागने पर मजबूर कर दिया। गजनी से वह लाहौर पहुंचा। लाहौर पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुवाचा को लाहौर छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात यल्दौज पंजाब से थानेश्वर तक के प्रदेश पर अधिकार कर दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। यह स्थिति इल्तुतमिश के लिए अत्यंत घातक थी। अब वह और अधिक यल्दौज की उपेक्षा नहीं कर सकता था। यल्दौज को रोकने के लिए वह दिल्ली से आगे बढ़ा और 1215 से 16 में तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ, जिसमें यल्दौज की मृत्यु हो गई। उसे बंदी बना करके, मतलब वो बदायूं ले जाता है, वहीं उसकी हत्या कर देता है। यल्दौज की मृत्यु के साथ ही इल्तुतमिश का जो प्रबल प्रतिद्वंदी था वो समाप्त हो गया। प्रोफेसर निजामी के शब्दों में हम देखें तो इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। उसकी सत्ता को ललकारने वाले सबसे भयंकर शत्रु का विनाश और गजनी के अंतिम रूप से संबंध विच्छेद, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। कुवाचा का अंत। इल्तुतमिश का दूसरा प्रतिद्वंदी कुवाचा था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात सिंध पर अधिकार कर कुवाचा ने अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली थी। बाद में उसे पराजित कर यल्दौज ने लाहौर पर कब्जा जमा लिया था। यल्दौज की पराजय और मृत्यु का लाभ उठाकर कुवाचा ने पुनः लाहौर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश ने उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए 1217 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण कर दिया। कुवाचा पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। लाहौर में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को शासक नियुक्त किया। यद्यपि इस संघर्ष में कुवाचा की शक्ति को काफ़ी चोट पहुंचा, परंतु उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। वस्तुतः इल्तुतमिश मंगोल आक्रमण से संभावित खतरे को ध्यान में रखकर कुवाचा की तरफ ध्यान नहीं दिया। मगवर्नी के वापस जाने के पश्चात उसने पुनः कुवाचा की तरफ ध्यान दिया। यहाँ बता दें कि जलालुद्दीन मगवर्नी जो है वो चंगेज खां उसका पीछा कर रहा था और वह मदद मांगने के लिए भारत आया हुआ था। इस समय भारत पर मंगोलों का खतरा बढ़ गया था, जिससे इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से जलालुद्दीन मगवर्नी को भारत वापस आने से रोक लेता है और मंगोल आक्रमण से भारत को बचा लेता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि मगवर्नी के वापस जाने के पश्चात उसने पुनः कुवाचा की तरफ ध्यान दिया। 1226 ईस्वी में उसने भटिंडा, सुरसुती और लाहौर पर अधिकार कर लिया और उच्च की तरफ बढ़ा। कुवाचा भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। उसने अपने पुत्र बहराम को संधि का प्रस्ताव लेकर इल्तुतमिश के पास भेजा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। निराश होकर कुवाचा ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली और इल्तुतमिश ने सिंध और उसके अनेक सीमावर्ती इलाकों पर अधिकार कर अपना प्रभाव क्षेत्र मकरान तक विस्तृत कर लिया। अब है द्वितीय चरण, मंगोल आक्रमण का खतरा, मंगोलों से संबंध। इल्तुतमिश को मंगोलों के संभावित आक्रमण का खतरा भी उठाना पड़ा। 13वीं शताब्दी में मंगोल विजेता चंगेज खां
ने समस्त मध्य एशिया में अपने पैरों तले रौंद कर अपनी धाक जमा ली थी। मध्य एशिया के जो आपका अनेक नगरों और राज्यों को मंगोलों ने बर्बाद कर दिया था। ख्वारिज्म के शाह को भी मंगोलों का प्रकोप भुगतना पड़ा। मंगोलों का ने जब का ख्वारिज्म साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। ख्वारिज्म शाह और उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्णी अपना राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। शाह कैस्पियन तट की तरफ और मंगवर्णी सिंधु घाटी की तरफ भागा। चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आकर रुक गया। उसने संभवतः इल्तुतमिश को यह निर्देश भी दिया था कि वह मंगवर्णी की सहायता नहीं करे। यह एक प्रकार से चेतावनी भी थी। अतः जब मंगवर्णी ने दूत के माध्यम से इल्तुतमिश से सहायता की याचना की तो इल्तुतमिश ने उसके दूत की हत्या कर दी और मंगवर्णी को वापस जाने को कहा। क्रुद्ध मंगवर्णी ने खोखरों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और पंजाब तथा सिंध पर अपनी शक्ति का विस्तार करने लगा। बाध्य होकर इल्तुतमिश मंगवर्णी की तरफ बढ़ा, परंतु इल्तुतमिश के आगमन की खबर सुनते ही मंगवर्णी भारत से चला गया। चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ वापस हो गया और इस तरह इल्तुतमिश ने नव स्थापित राज्यों को आपका मंगोल आक्रमणकारियों से बचा लिया। तीसरा है तृतीय चरण, सैनिक अभियान, बिहार बंगाल पर विजय। अपने प्रतिद्वंदी का सफाया कर और मंगोल आक्रमणकारियों के संभावित आक्रमण से मुक्त होकर इल्तुतमिश ने अपना ध्यान राज्य विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की तरफ लगाया। सबसे पहले उसने बंगाल की तरफ ध्यान दिया। ऐबक की मृत्यु के पश्चात फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर खिलजी सरदार अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। बाद में अली मर्दान की हत्या कर हिशामुद्दीन एवज खिलजी बंगाल का शासक बन बैठा। उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर ली एवं अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। उसने बिहार में अपनी शक्ति का विस्तार किया और जाजनगर, तिरहुत, बंग और कामरूप के राज्यों से जब का कर वसूला। इल्तुतमिश के लिए उसे दबाना आवश्यक हो गया। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में दक्षिणी बिहार पर आक्रमण कर मलिक जानी को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। हुशामुद्दीन ने जब का सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्ध का हर्जाना तथा वार्षिक कर देने का वादा कर दिया। इल्तुतमिश के वापस जाते ही शामुद्दीन ने पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मलिक जानी को बिहार से मार भगाया। अब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 1226 ईस्वी में महमूद ने लखनौती पर अधिकार कर हिशामुद्दीन को मार डाला। महमूद बंगाल का मुख्ता यानी कि बड़ी अख्ता का स्वामी और प्रांतीय गवर्नर नियुक्त हो गया। महमूद की मृत्यु के बाद पुनः लखनौती में विद्रोह हुआ। अतः 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण कर शांति व्यवस्था स्थापित की तथा अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर बहाल किया। बंगाल अब सल्तनत का एक सूबा बन गया। अब है राजपूत राज्यों से संघर्ष। इल्तुतमिश ने अब राजपूतों की तरफ अपना ध्यान दिया। राजपूतों के हौसले पहले से ही बढ़े हुए थे। उन्होंने कर देना बंद कर दिया था, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी तथा वे तुर्कों की सत्ता समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इन विद्रोही राजपूतों राज्यों में चंदेल, प्रतिहार और चौहान प्रमुख थे, पर अपनी अधिसत्ता पुनः स्थापित करना आवश्यक था। अतः राजपूत राज्यों को परास्त करने की योजना बनाई गई। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर और 1227 ईस्वी में मंदौर पर विजय हासिल की। तत्पश्चात उसने जालौर, अजमेर, बयाना, नगौर, ग्वालियर इत्यादि राज्यों पर अधिकार किया। 1233 ईस्वी में उसने कालिंजर पर भी अधिकार किया और सफलता पाई। यद्यपि यह सफलता अस्थायी थी। उसने 1233 से 35 के मध्य नागदा, मालवा, उज्जैन और भिलसा पर भी अधिकार कर उसे लूट लिया। गुजरात पर भी उसने आक्रमण किया, परंतु उसे जीतने में वह सफल नहीं हो सका। दोआब की विजय। दोआब की स्थिति भी असंतोषजनक थी। सल्तनत में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, रुहेलखंड, अवध, चंदावर और तिरहुत पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। विद्रोही राज्यों को कर देने के लिए विवश किया और इन राज्यों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सेना भी बहाल की गई। और इन सैनिक अभियानों के कारण जहां सल्तनत की स्थिति सुदृढ़ हुई, वहीं इसकी सीमा भी विस्तृत हो गई। दोआब पर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण भी सुदृढ़ किया गया। अब है सीमांत प्रदेश की सुरक्षा। इल्तुतमिश ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सुरक्षा
की भी व्यवस्था की। इस क्षेत्र में फैले खूंखड़ों के विद्रोह को दबाने एवं शांति व्यवस्था के लिए उसने सेना भेजी। सेना ने सियालकोट, जालंधर और नंदन पर अधिकार कर जो आपका शांति व्यवस्था स्थापित की, परंतु इसी अभियान के दौरान 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त होना। इल्तुतमिश के राज्यकाल की एक प्रमुख घटना है बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना। दिल्ली का स्वतंत्र शासक होने के बावजूद बिना खलीफा की स्वीकृति के उसकी वैधानिक स्थिति मजबूत नहीं थी, अतः उसने खलीफा से इसकी स्वीकृति मांगी। अब्बासी खलीफा इल्तुतमिश के कार्यों से प्रसन्न था, अतः उसने अपने दूतों के मार्फत 18 फरवरी 1229 ईस्वी को इल्तुतमिश को दिल्ली का वैधानिक एवं स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया और इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी कि मुसलमानों एवं स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया। मतलब मुसलमानों का प्रधान एवं खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की गई। इसके कारण इल्तुतमिश जो है वो वैधानिक रूप से सुल्तान बन गया तथा उसकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ गई और उसके विरोधी शांत हो गए। अब है प्रशासनिक व्यवस्था। इल्तुतमिश ने अपने राज्य विस्तार कर जो है वो संगठित करने पर भी प्रयास किया और इस उद्देश्य से उसने प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए। अब तक तुर्की राज्य का प्रशासनिक स्वरूप बहुत हद तक सैनिक व्यवस्था पर ही आधारित था। विजित क्षेत्रों पर सैनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती थी जो राजस्व वसूलने तथा अपने इलाके में शांति सुव्यवस्था स्थापित करने का कार्य करते थे। यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। प्रजा का शासक से सीधा संबंध नहीं रहने से शासक जो है जनता को सहानुभूति प्राप्त नहीं कर पाता था। दूसरी बात यह थी कि इससे महत्वाकांक्षी सैनिक अधिकारियों के विद्रोह का खतरा सदैव बना रहता था और इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए इल्तुतमिश ने अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए। सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए विरोधी अमीरों को महत्वपूर्ण पदों से हटा करके उसने अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बहाल करने की योजना बनाई। उसने अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को लेकर जब का चहलगान जो 40 गुलामों का दल था की स्थापना की। राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पद इन्हीं को सौंप दिए गए। विरोधी अमीरों को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और तथा उनमें से अनेकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इल्तुतमिश के इस कार्य ने विरोधी अमीरों पर सुल्तान का प्रभाव एवं आतंक कायम किया। चरगान के अतिरिक्त अन्य योग्य एवं प्रशासनिक दक्षता वाले व्यक्तियों को भी योग्यता अनुसार राज्य के उच्च पद सौंपे गए और इस कार्य में भारतीय और विदेशी मुसलमान में विभेद नहीं किया गया। जिन इलाकों में विद्रोह एवं अशांति की संभावना थी उन क्षेत्रों में तुर्की अधिकारियों एवं सैनिकों को नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों पर भारत में प्रतिपादन करने का प्रयास किया। उसने वंशानुगत राजतंत्र के सिद्धांत को भी अपनाया और अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी रजिया का मनोनयन कर दिया। हबीब और निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्ण रूपेण भारतीय था, किंतु जिसके एकमात्र उच्च पदीय अधिकारी तुर्क दास और ताजिक थे। इल्तुतमिश की शक्ति का आधार तुर्क दास अधिकारियों और कुलीन वंशीय तुर्क विदेशी ताजिक पर आधारित था। निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, कुतुबुद्दीन हसन गोरी, फ़खरुमुल्क इसामी जैसे ताजिक उनके दरबार का गौरव बढ़ाते थे। इतिहासकार वर्णी के अनुसार चंगेज खां द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से उत्पीड़ित होकर अनेक प्रसिद्ध राजकुमार, अभिजात वर्ग, मंत्री एवं अन्य प्रसिद्ध लोग इल्तुतमिश के दरबार में आए। उनकी उपस्थिति से जब का उसके दरबार का वैभव और स्तर इतना बढ़ गया कि वह महमूद और संजर के दरबारों के समान दिखाई देने लगा। इक़्तिदारी व्यवस्था की स्थापना। इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण योगदान इक़्तिदारी व्यवस्था की स्थापना करना था। उसने पूरे राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया।
इन इकाइयों को एकता की संज्ञा दी गई। इनके अधिकारी इक्तादार कहलाए। इक्तादारों की विभिन्न श्रेणियां थी। बड़े इक्तादार प्रांतीय गवर्नर के रूप में काम करते थे। उन्हें सैनिक, पुलिस और न्यायिक अधिकार प्राप्त था। लगान वसूली का काम भी वे करते थे। छोटे इक्तादार केवल सैनिक कार्य करते थे। इक्तादारों की उनकी सेवा के बदले में अपने अपने क्षेत्र के लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया, जिसका कुछ भाग वे अपने खर्च के लिए रख सकते थे। इक्तादारी व्यवस्था ने पहले ही प्रचलित सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इक्तादारों पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित किया गया। समय समय पर उनका स्थानांतरण भी होता था। यद्यपि इक्तादारी व्यवस्था में बाद में अनेक दुर्बलताएं प्रविष्ट कर गई, परंतु आरंभ में इस व्यवस्था द्वारा केंद्रीय शक्ति को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिली। अब है सैनिक और न्यायिक सुधार। सैनिक व्यवस्था एवं न्यायिक प्रणाली में भी इल्तुतमिश ने सुधार किए। उसने शाही सेना का स्वरूप निश्चित किया। सेना में बहाली करते समय योग्य व्यक्तियों को ही स्थान दिया गया। सेना के रख रखाव और सैनिकों को अच्छा वेतन देने की व्यवस्था की गई। सेना के अधिकारियों को सेवा के बदले नगद रकम न देकर के जागीर देने की प्रथा आरंभ की गई। यद्यपि कालांतर में इस व्यवस्था का परिणाम घातक निकला, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में जाबका इससे राज्य के सैनिकों की वफादारी प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने उचित न्याय संपादन के लिए दिल्ली एवं अन्य प्रमुख नगरों में काजी एवं अमीरदाद नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो मुकदमों का निपटारा करते थे। इनके फैसले के विरुद्ध प्रधान काजी के पास अपील की जा सकती थी, परंतु सुल्तान ही अंतिम एवं सर्वोच्च न्यायाधीश था। सुल्तान न्याय की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहता था। अब है मुद्रा में सुधार। इल्तुतमिश का एक अन्य कार्य था प्रचलित मुद्रा व्यवस्था टकसाल में परिवर्तन करना। उसने प्रचलित सिक्कों की जगह अरबी ढंग से टंके चलवाए। ये सोने और चांदी के बने होते थे, जिसका वजन 175 ग्रेन का था। टंक पर खलीफा का नाम खुदवाया जाता था। ये सिक्के सिर्फ राजकीय टकसाल में ही ढाले जा सकते थे। टंकों पर टकसाल का नाम खुदने की प्रथा भी इल्तुतमिश ने आरंभ की। टंक के अतिरिक्त पीतल का जीतल भी जारी किया गया और इन सिक्कों को जारी कर इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण का प्रमाण दिया। इल्तुतमिश के कार्यों की समीक्षा। आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण स्थान था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्यों को पूरा किया। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। डॉक्टर आरती त्रिपाठी का मत है कि भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। उसी ने देश को एक राजधानी, स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय शासन और शासक वर्ग प्रदान किया। अनेक इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के सैनिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा की है। प्रोफेसर हबीबुल्ला के शब्दों में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। प्रोफेसर निजामी ने इल्तुतमिश की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमाग में आकृति बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा और एक शासन व्यवस्था तथा एक शासक वर्ग प्रदान किया। विषम परिस्थितियों से जूझते हुए उसने तुर्की राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। वह एक कुशल सेनापति, वीर विजेता, दूरदर्शी एवं न्यायप्रिय शासक तथा कला एवं साहित्य का संरक्षक था। कला के क्षेत्र में उसकी सबसे बड़ी देन का ऐबक के अधूरे कुतुब मीनार को पूरा करवाना था। उसके समय में दिल्ली का सांस्कृतिक विकास हुआ और वह सांस्कृतिक केंद्र बन गया, जहां मध्य एशिया से आने वाले विद्वानों और कलाकारों को प्रश्रय मिला। वास्तव में भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। भारत में इल्तुतमिश प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही होता है। इल्तुतमिश ने ऐबक द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा किया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी नव स्थापित तुर्की सल्तनत को विघटित होने से बचा लेना और उसकी सुरक्षा करना, जबकि मध्य एशियाई
क्षेत्रों में देखेंगे अनेक राज्य मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, जबकि इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति और साहस से भारत में तुर्की राज्य को मंगोली आक्रमणकारों के खतरे से आपका बचा लेता है। उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी के प्रभाव से भी मुक्त कर एक स्वतंत्र राज्य की आपका रूपरेखा स्थापित की। तो इस तरह से हम लोगों ने इल्तुतमिश के जीवनी और उनके द्वारा किए गए कार्यों और या उपलब्धियों को हमने जाना। और यह प्रश्न आपके कई सारे जब आपका चाहे वो इंटर हो, बीए हो, एमए तक में जब आपका ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उसमें ऑब्जेक्टिव से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। और धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।